उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनावों के लिए नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी में जमकर भागम भाग हुई। 2 सीटों पर तो हाल ऐसा रहा कि समाजवादी पार्टी के एक नहीं बल्कि 5 नेताओं ने नामांकन दाखिल करने पहुंच गए। रामपुर में तो समाजवादी पार्टी को और भी वजीयत झेलनी पड़ी। वहां रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं ने नामांकन भर दिया। सुबह खबर आई कि इस सीट से समाजवादी पार्टी ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। लेकिन शाम होते होते समाजवादी पार्टी के 2 और नेताओं ने रामपुर से नामांकन दाखिल कर दिया। आजम खान के करीबी अब्दुल सलाम तो दौड़ते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंच गए, क्योंकि वो आखिरी वक्त पर गए और हांफते हुए कलेक्टर के दफ्तर में दाखिल हुए। इससे पहले आजम के एक और करीबी आसिम रजा ने भी पर्चा भरा। यानी रामपुर में समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं ने नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के नाम का औपचारिक ऐलान किया था। और इसी वजह से रामपुर में सियासी पारा चढ़ गया, क्योंकि खबर है कि जेल में बंद आजम खान रामपुर में अपने करीबी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। और ये फैसला उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि अखिलेश ने उनकी बात नहीं मानी थी। सूत्रों ने बताया कि आजम चाहते थे कि अखिलेश रामपुर से चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी के बाद रामपुर में खींचतान शुरू हो गई और उत्तर प्रदेश की इस हॉट सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता नामांकन के लिए दौड़ लगाते दिखे थे। रामपुर में आजम खान का दबदबा माना जाता है। लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश के रामपुर में नवाब खानदान के लोगों की तूती बोलती थी। लेकिन आजम खान का नवाब खानदान से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। उन्होंने जब राजनीति की शुरुआत की थी तब रामपुर की सियासत में नवाब खानदान का दबदबा था। लेकिन आजम खान ने नवाब खानदान के दबदबे वाले रामपुर में अपनी अलग पहचान बनाई। या यूं कहें कि आजम खान रामपुर में नवाब खानदान का विकल्प बन गए और धीरे धीरे रामपुर में नवाब खानदान की सियासत का अंत हो गया, क्योंकि आजम खान रामपुर के आम लोगों की आवाज बन गए थे। और इसमें उनका सुन्नी समुदाय से होना बड़ी वजह बन गया था, क्योंकि रामपुर का नवाब खानदान शिया समुदाय का था और रामपुर में रहने वाले आम लोगों में सुन्नी समुदाय के लोग ज्यादा थे। और आजम खान भी सुन्नी समुदाय से ही आते थे। माना जाता है कि आजम खान को अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में इस बात का बहुत फायदा हुआ था। और 1977 में विधानसभा का चुनाव हारने वाले आजम खान की रामपुर में तूती बोलने लगी थी। और आजम खान ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में अपनी पैठ बना ली थी। मामूली खानदान से आने वाले आजम खान वहां निचले तबके और मजदूरों की आवाज बन गए थे। अपना पहला चुनाव लड़ने से पहले आपातकाल में वो जेल भी गए थे और जेल से निकलते ही उन्होंने सियासत में अपना पहला कदम रखा था। लेकिन वो एक गरीब परिवार से आते थे और उनके पिता एक टाइपिंग सेंटर चलाते थे और यही उनकी आय का एकमात्र जरिया था। यानी आजम खान के पास संसाधनों की कमी थी। और कहते हैं कि संसाधनों की कमी ही 1977 के विधानसभा चुनावों में आजम खान की हार की वजह बनी थी। लेकिन चुनाव में हारने के बावजूद आजम खान ने हार नहीं मानी थी और खुद को टाइपिस्ट का बेटा बताकर आम लोगों से खुद को जोड़ा था। तब के पत्रकार बताते हैं कि आजम खान ने पत्रकार और शायर मौलाना मोहम्मद अली जौहर को अपना गुरु बनाया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर अंग्रेजों का विरोध करते थे, क्योंकि आजादी से पहले रामपुर का नवाब खानदान अंग्रेजों का करीबी माना जाता था। रामपुर के नवाब यूसुफ अली ने तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ भी दिया था। लेकिन उनकी बाद की पीढ़ी ने अपना रुख बदल लिया था। आजादी के बाद तो नवाब खानदान के लोग सियासत में आ गए थे, लेकिन जब तब के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना मोहम्मद अली जौहर को रामपुर के नवाब खानदान ने प्रताड़ित भी किया था और इसीलिए वो खुलकर उनके खिलाफ बोलते थे। और बाद में रामपुर में अपनी सियासी जमीन जमाने के लिए आजम खान ने भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के सुर में सुर मिलाया था। वो रामपुर के नवाब खानदान के खिलाफ खड़े हो गए थे। कई साल बाद आजम खान ने रामपुर में मोहम्मद अली जौहर के नाम पर यूनिवर्सिटी तक खोल दी थी। यानी आजम खान ने नवाब खानदान से लोहा लेने के लिए मोहम्मद अली जौहर का सहारा लिया था, या यूं कहें कि उन्हें अपनी सीढ़ी बनाया था। और धीरे धीरे नवाब खानदान की पकड़ रामपुर की सियासत से कमजोर होने लगी थी। लेकिन इससे पहले रामपुर में नवाब खानदान का ही एक छत्र राज था। आजादी के बाद 1952 में हुए पहले चुनाव में रामपुर में देश के पूर्व शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद चुनाव जीते थे। कहते हैं रामपुर के नवाब परिवार ने उनका समर्थन किया था। इसके बाद 1967 में नवाब रजा अली खान की सिफारिश से सैयद मोहम्मद मेहदी को टिकट मिला था और 1967 में भी रामपुर में कांग्रेस का जलवा कायम था। लेकिन इसके बाद नवाब खानदान ने किंग मेकर के बजाय किंग बनने का फैसला किया और नवाब रजा अली खान के बेटे जुल्फिकार अली खान ने 1967 में रामपुर से चुनाव लड़ा था। वो ये चुनाव जीत गए थे और इसके बाद वो कांग्रेस के टिकट पर 1971 का चुनाव भी जीत गए थे। 1977 में आपातकाल की वजह से कांग्रेस विरोधी लहर थी, इसलिए जुल्फिकार अली खान चुनाव हार गए थे। लेकिन इसके बाद वो 1980, 1984 और 1989 में लगातार 3 बार चुनाव जीते थे। नवाब खानदान के जुल्फिकार अली सेना में मेजर थे और उन्हें मिकी मियां भी कहा जाता था। उनकी मौत के बाद 1996 और 1999 में उनकी पत्नी बेगम नूर बानो भी रामपुर से सांसद चुनी गई थी और मिकी मियां के बेटे भी रामपुर से ही विधायक हैं। यानी आजादी के 2 साल बाद भारत का हिस्सा बनने वाले रामपुर की सियासत में पीढ़ी दर पीढ़ी नवाब खानदान का दबदबा रहा।
रामपुर की रियासत 1949 में भारत का हिस्सा इसलिए बनी क्योंकि तब के रामपुर के नवाब रजा अली खां और उनके बेटे मुर्तजा अली खां में अनबन हो गई थी। इसका फायदा रामपुर के मुख्यमंत्री बशीर हुसैन जैदी ने उठाया था और 1947 से 1949 के बीच रामपुर में खूब बवाल हुआ था। लेकिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों के बाद रामपुर रियासत का भारत में विलय हो गया था और 1 दिसंबर 1949 को रामपुर को उत्तर प्रदेश का जिला घोषित कर दिया गया था। लेकिन भारत में विलय से पहले रामपुर 15 तोपों की सलामी वाली रियासत थी। तोपों की सलामी वाली ये प्रथा अंग्रेजों ने शुरू की थी और इससे पता चलता था कि किस रियासत का कद कितना बड़ा है और जिसका कद सबसे बड़ा होता था उसे 21 तोपों की सलामी दी जाती थी और जिन रियासतों का कद कम होता था उन्हें कम तोपों की सलामी दी जाती थी। जैसे जोधपुर की रियासत के महाराज को 17 तोपों की सलामी दी जाती थी और रामपुर की रियासत के नवाब को 15 तोपों की सलामी दी जाती थी। यानी अंग्रेजों के समय में रामपुर की रियासत का कद बहुत ऊंचा नहीं था और ये 1774 में अवध के साथ हुई एक संधि के बाद अस्तित्व में आई थी। या यूं कहें कि रामपुर की रियासत अवध से अलग होकर बनी थी। नवाबों के शासन से पहले रामपुर में कटेहर राजपूतों का शासन था और राजा राम सिंह वहां के राजा थे। उन्हीं के नाम पर रियासत का नाम रामपुर रखा गया था। लेकिन नवाब का शासन आने के बाद नवाब फैजुल्ला खां को रामपुर का नाम पसंद नहीं आया और उन्होंने रामपुर का नाम फैजाबाद रख दिया था। लेकिन बाद में नवाब फैजुल्ला खां को पता चला कि फैजाबाद नाम का शहर भारत में है। इसके बाद रामपुर का नाम मुस्तफाबाद कर दिया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि मुस्तफाबाद नाम से भी भारत में एक और शहर है, तो उन्होंने एक बार रियासत का नाम फिर से बदल दिया था और एक बार फिर रियासत का नाम रामपुर रख दिया गया था। और भारत में शामिल होने के बाद रामपुर उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट बन गई थी। रामपुर लोकसभा सीट मुरादाबाद मंडल में आती है और इसकी सीमा से बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और मेरठ लोकसभा सीटों की सीमा लगती है। बड़ी बात यह कि रामपुर उत्तर प्रदेश की उन चुनिंदा सीटों में शामिल हैं जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है। यानी रामपुर में जीत और हार की चाबी मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास है। इसका सबूत है वहां हुए 18 लोकसभा चुनाव के नतीजे। इन चुनावों में 11 बार मुस्लिम प्रत्याशी ही जीते। लेकिन कहते हैं कि आजम खां को रामपुर में सुन्नी समुदाय की ज्यादा आबादी का फायदा मिला था। आजम खां रामपुर से लोकसभा का चुनाव केवल एक बार लड़े थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो वहां से जीते थे। इससे पहले वो रामपुर में विधायक रहे। लेकिन कहते हैं कि रामपुर से सांसद कौन बनेगा ये वही तय करते थे। इसकी वजह से समाजवादी पार्टी में झगड़ा तक हो गया था और 2009 में जयाप्रदा के रामपुर से चुनाव लड़ने पर आजम खां नाराज हो गए थे। उन्हें पार्टी से निकालने तक की नौबत आ गई थी। हालांकि बाद में मुलायम सिंह यादव ने उन्हें मनाकर वापस बुला लिया था क्योंकि आजम खां को मुलायम सिंह यादव का करीबी माना जाता था। और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण में आजम खान का बड़ा रोल था और इसीलिए समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के बाद आजम खां की ही हैसियत बड़ी थी। और मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में आ गई थी और शिवपाल यादव और आजम खान दोनों का कद पार्टी में घट गया था। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का झगड़ा तो जग जाहिर हो गया था और कहा जाता है कि अखिलेश यादव को आजम खां का दखल भी बर्दाश्त नहीं है और इसीलिए उन्होंने रामपुर और मुरादाबाद जैसी सीटों पर अपनी पसंद का प्रत्याशी उतारा। लेकिन सूत्रों ने बताया कि जेल में बंद आजम खां ने अखिलेश की नाक में दम कर दिया। उन्होंने एक बार फिर प्रेशर पॉलिटिक्स की जो 2009 में जयाप्रदा को टिकट देने पर की थी, क्योंकि उस समय आजम खां ने जयाप्रदा के खिलाफ खुलकर प्रचार किया था और इस बार खबर आई कि आजम समर्थकों ने रामपुर में चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। इसकी वजह से नौबत यह आ गई कि मुरादाबाद से अखिलेश को ST हसन की टिकट काटनी पड़ी और रुचि वीरा को टिकट देनी पड़ी। रुचि वीरा को आजम खां का करीबी कहा जा रहा है और खबर आई कि आजम खां के दबाव में समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को टिकट दी, जबकि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से ST हसन को उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था। लेकिन ऐन वक्त पर खबर आई कि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया और आजम खां की खेमे की कही जाने वाली रुचि वीरा को टिकट दे दी। मुरादाबाद के जिला अधिकारी ने खुद ST हसन का नामांकन निरस्त होने की जानकारी दी। जो फार्म ए बी ST हसन साहब ने दाखिल किया था उसका कैंसिलेशन आ गया है और नए सिरे से फार्म AB जो है वो रुचि वीरा जी को दिया गया। जैसे ही नामांकन रद्द होने की खबर आई ST हसन भी नाराज दिखे। ये मुझसे क्यों पूछा है? जो कार्ड अगर जिन्होंने दूसरे को दिया है उनसे इस बात सवाल करा जाए ना। वैसे 2019 में मुरादाबाद से ST हसन को कुछ इसी तरह टिकट मिली थी। पहले पार्टी ने इस सीट से नासिर कुरैशी को टिकट दी थी, लेकिन बाद में नासिर कुरैशी की टिकट काट दी गई थी और 2019 में ST हसन को मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया था और उन्होंने BJP के कुंवर सर्वेश सिंह को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया था।
यानी 2019 के चुनाव में जब बीजेपी की लहर थी, एसटी हसन ने मुरादाबाद सीट समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद से कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी भी चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें केवल 60,000 वोट ही मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के एसटी हसन और बीजेपी के कुंवर सर्वेश सिंह के बीच जीत का अंतर ही 50,000 से ज्यादा वोटों का था। लेकिन 2019 में पार्टी को जिताने वाले एसटी हसन को इस बार टिकट ही नहीं मिली। वैसे मुरादाबाद सीट पर जीत हासिल करने वाले कई उम्मीदवारों को दोबारा मौका मिल चुका है। मुरादाबाद में जीत हासिल कर चुके 11 मुस्लिम प्रत्याशियों में 6 फिर से वहां चुनाव लड़ चुके हैं, क्योंकि जीत हार का फैसला वहां की 45% मुस्लिम आबादी करती है। और इस वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कई बार वहां से मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। 2009 में तो कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन को मैदान में उतार दिया था, और अजरुद्दीन ने मुरादाबाद सीट अपने नाम कर ली थी। अजरुद्दीन पर सन 2000 में मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था और उनके क्रिकेट खेलने पर बैन लग गया था। इसके बाद अजहरुद्दीन ने 12 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी और अजरुद्दीन पर लगा बैन हट गया था, लेकिन उन्होंने क्रिकेट की पारी छोड़कर सियासी पारी का आगाज किया और 2009 में यूपी की मुरादाबाद सीट से चुनाव जीता था। लेकिन उनका सियासी करियर भी विवादों में रहा, क्योंकि उन्होंने 5 सालों में सदन की केवल 2 बहसों में हिस्सा लिया था और सिर्फ 5 सवाल पूछे थे, और इसकी वजह से वो विरोधियों के निशाने पर आ गए थे। लेकिन कांग्रेस ने 2014 में एक बार फिर अजरुद्दीन को टिकट दी, लेकिन इस बार उनकी सीट बदल दी गई। उन्हें राजस्थान के टोंक से प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन 2014 का चुनाव वो हार गए थे। इसके बाद 2019 में अजरुद्दीन को चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया था।